नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मदरसे पर महाभारत। बीते कुछ समय से, कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि मदरसों में कई ऐसी गतिविधियां संचालित होती हैं जो सारे मदरसों की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ उन चुनिंदा मदरसों की बात है जिनका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग जो इसी देश में रहते हुए इस देश का विरोध करते हैं और इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और कई बार उन्हें सरपरस्ती मिलती है सीमा पार से। तो ये कुछ मदरसों के कुछ भारत विरोधी लोगों की सोच है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये जर्नलाइज करके या एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जरिए हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये हो रहा है। और ये हो रहा है और धर्म के नाम पर हो रहा है, मदरसों के नाम पर हो रहा है। जहाँ तालीमी एजुकेशन की बात की जाती है तो जाहिर तौर पर एक जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम समाज की और ख़ास तौर से धर्म गुरुओं की कि वो देश भर में फैले मदरसों के जो नेटवर्क हैं उन पर एक क्लोज वॉच भी रखें और ये भी देखें कि कहीं कोई ऐसा शख्स और ऐसा किरदार तो नहीं है, जैसा खंडवा में मामला सामने आया कि नकली नोटों का कारोबार यहाँ से होता था। और नकली नोट यानी हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश, उसकी इकॉनमी को, क्योंकि ये एक बहुत लंबा नेटवर्क होता है जिसके तार भारत के बाहर भी जुड़ते हैं। आज इस बेहद संवेदनशील मसले पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खंडवा जिले के जाबर थाना क्षेत्र के पेठिया गांव में एक मदरसे से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने इमामबाड़े में छापा मारकर 500 रुपये के नोटों के बंडल बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद जुबैर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कबूला है कि नकली नोटों का कनेक्शन खंडवा से है। वो बुरहानपुर का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस बुरहानपुर में सर्चिंग कर रही है। इमाम जुबैर पहले भी महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपए नकली नोटों के साथ पकड़ा जा चुका है। खंडवा पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, जिसमें एएसपी, डीएसपी और जाबर थाना प्रभारी शामिल हैं। एसआईटी अब ये पता लगाने में जुटी है कि नोट कहां छापे जा रहे थे। इमाम रह रहे थे जिनको मालेगांव पुलिस ने पकड़ा है और उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि उस कमरे में आरोपी मोहम्मद जुबैर रहता था, जो बुरहानपुर के हरीरपुरा मोहल्ले का रहने वाला था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री से राज्य के मदरसों पर सख्त निगरानी की अपील की है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदरसे अब अराजकता के केंद्र बनते जा रहे हैं। बहुत सारे बाहर के लोग आकर वहाँ पर शिक्षा प्रदान तो नहीं कर रहे हैं, बाकी अलगाववाद पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार अवैध गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि मदरसों के लिए और उनके व्यवस्थापन के लिए कोई एक कड़े नियम बनाना चाहिए। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहां पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं। ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। सरकारों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मालेगांव में आज भी पकड़ा जाता है और खंडवा में नकली नोट मिलते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि मदरसों का जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसलिए ऐसे मदरसों को ध्वस्त करना अति आवश्यक है। मदरसे पर मची महाभारत में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है और सरकार की लचर निगरानी में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने, जो धार्मिक प्रचारक थे या टीचर थे इस्लामिक,
उस व्यक्ति के घर से वो करेंसी बरामद हुई है। बीजेपी के विधायक को ये भी बयान नहीं है, वो कह रहे हैं मदरसे से बरामद हुई है। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने कृत्य किया है उस पर कानून अपना काम करेगा। ये तो बीजेपी की सरकार की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल नहीं, आज 25 साल पूरे करने वाली है, 22 साल हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में करीब 1500 से ज्यादा मदरसे संचालित है जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन समय समय पर उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। कहीं अनुदान घोटाले, कहीं फर्जी दस्तावेज, तो अब नकली नोट कांड ने इस पूरे तंत्र की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि खंडवा का ये नकली नोट कांड क्या सिर्फ एक आपराधिक मामला बनकर रह जाएगा या फिर मदरसे पर छिड़ी महाभारत के बीच व्यवस्था में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह का ये पूरा जाल बिछा और ये जारी है। और इसकी जो कड़ी है, आपने चेहरा देखा होगा जो इमाम साहब थे, एक दुबला पतला किरदार जो देखने में बहुत औसत और बहुत सामान्य दिखता है। दरअसल ये सिर्फ एक कड़ी होते हैं, कमज़ोर कड़ी, जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और चंद पैसों के लालच में, क्योंकि न वो मुल्क समझते हैं न उन्हें ये मालूम है कि देश प्रेम क्या होता है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेट की पूजा। उन्हें लगता है कि सिर्फ चंद पैसे मिल जाएं तो उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। और ये तमाम पूरी दुनिया में इसका जाल बिछा होता है और कई बार तो जिनके पेट बहुत भरे हैं वो भी इस जाल में फंसते हैं या फंसाए जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे जो उल्लेखनीय बात है कि इसको पूरे इस कांड का भंडाफोड़ जिस कम्युनिटी ने किया वो मुस्लिम कम्युनिटी ही है, जो इन इमाम साहब की इमामत को देखती थी और अदब और इज़्ज़त से उनसे पेश भी आती थी। लेकिन खंडवा के उस गांव के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही जब वो फ़ोटो देखा मालेगांव कांड के बाद, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे इमाम साहब हैं। और फिर वो एक राय करके, ये देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सब एक राय होके पुलिस के पास पहुँचे। पुलिस ने पहले थोड़ा इसको लाइटर वेन में लेना चाहा कि अरे भाई क्या बात है, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन तो इन्होंने कहा नहीं साहब देखिए। और फिर सब ने एक राय होकर पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। तो फिर घर से जो पैसे बरामद हुए वो तमाम चीज़ें, तो ये बताता है कि कुछ लोग ही गड़बड़ होते हैं और उसी कम्युनिटी के, उसी कौम के तमाम लोगों के सर माथे पर आप ये नहीं लिख सकते कि वो कहीं ना कहीं इस मुखालिफत में साथ खड़े। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या खंडवा नकली नोट कांड के बाद सरकार को सभी मदरसों की जांच करानी चाहिए? हमारा सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी के जो धर्मगुरु हैं, जो देखते हैं ये तमाम मदरसों को, जो भी उनकी कमेटी हो, उसे भी ये देखना चाहिए क्या नकली नोटों के काले कारोबार का आतंकवाद से कनेक्शन हो सकता है? जाहिर तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मदरसों पर महाभारत के बीच कांग्रेस का सरकार को घेरना कितना जायज़ है? देखिए ये पॉलिटिकल हमले हैं, मैं नहीं कहता ये गैर ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, आने चाहिए सामने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि असली जो सवाल हैं वो इस राजनीतिक बहसबाजी के बीच में गुम ना हो जाए, उन्हें ध्यान रखना, उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता रोशनी यादव जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी से जुड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुछ ही देर में राजपाल सिंह सिसोदिया जी, उनका भी स्वागत है। जय जी, खंडवा से ये जो मामला आया है बेहद गंभीर है और जाहिर है इसके तार मालेगांव से भी आगे जा सकते हैं, सीमा पार तक जा सकते हैं, क्योंकि नकली नोटों का जो काम है ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही देश के विरुद्ध जाने वाला एक बहुत हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध है। कैसे देखते हैं आप? हालांकि इसे, जैसा हम कह रहे थे और आपने भी अपनी एक पोस्ट में ये बात कही है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही न सिर्फ इसकी शिकायत पुलिस तक की और इसका भंडाफोड़ किया, बल्कि ये भी एक संयोग है कि खंडवा के नेशनल और रीजनल मीडिया के कम से कम
7-8 मुस्लिम पत्रकारों ने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बढ़ चढ़कर रिपोर्ट किया अपने अपने संस्थानों के लिए। जी, ये बात बिल्कुल सही है शरद जी, आपने जो बात कही कि मदरसे में वो जो काम करने वाला एक इमाम है, सबसे पहले तो उस मदरसे की गलती थी कि जिसने उसकी पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान से नहीं देखा। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और लूटपाट के कई और भी 6 मामले थे और इस तरह का। दूसरी बात यह कि ये बात भी सच है कि मदरसे इसको यदि स्थानीय लोग यदि पुलिस के संज्ञान में नहीं लाते तो ये शायद मामला भी नहीं आता, क्योंकि मालेगांव में जब वो पकड़ा गया था तो उसने केवल इतना बताया कि वो बुरहानपुर का रहने वाला है और बुरहानपुर के घर में जब कल पुलिस ने उसके यहाँ दबिश दी तो उसके यहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो निश्चित रूप से बेफिक्र था कि पेठिया का वो नाम नहीं लेगा, क्योंकि पुलिस को भी अंदाज नहीं था, महाराष्ट्र मालेगांव पुलिस को, कि वो पेठिया। लेकिन पेठिया के लोगों को लगा कि उन्होंने, अच्छा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक यूट्यूबर जिसने मालेगांव की पोस्ट डाली थी, वो भी एक मुस्लिम युवक है, उसकी वीडियो यहाँ वायरल हुई, यहाँ लोगों ने देखा और उसके बाद उन्हें लगा कि जाकर के पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के ऊपर वो होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी का परिचय दिया समाज ने और पुलिस को इंसिस्ट किया और पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया कि पहली सूचना उस वीडियो के माध्यम से उन तक आई थी और फिर पुलिस ने खुद उस कमरे को खोला और वहां से वो पैसा बरामद हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि और ये बात भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि धर्म के आड़ में धर्म के जो एक आवरण उन्हें मिल जाता है जिसमें ये इस तरह की गतिविधियों पर शक नहीं होगा। मुझे लगता है कि शायद फिल्म का एक आपको ये दृश्य याद होगा जिसमें नसीरुद्दीन शाह एक शायर होते हैं और पीछे वो होता है। तो कई बार ये इस तरह के आवरण थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन इसमें इसकी गलती जरूर है मदरसा संचालकों की, तो उनको उसकी पृष्ठभूमि को जरूर ध्यान देना था, नहीं तो ये पूरी की पूरी कौम के ऊपर ये सवाल उठते हैं। पूरी कौम पर सवाल उठता है, ये सबसे अहम प्रश्न है, महत्वपूर्ण सवाल है। जी रोशनी जी, आपकी एक टिप्पणी, फिर बीजेपी की तरफ चलेंगे। जी देखिए, आप सभी पहले साथियों को नमस्कार। शरद जी, सबसे बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि किसी मदरसे की बात हो या किसी प्राइवेट स्कूल की बात हो, किसी भी धार्मिक संस्थान की बात हो, अगर इस तरीके के कुकृत्य और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस पर जो भी कार्रवाई हो सरकार को तत्काल करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज तक सरकार, जो 2 दशकों से जिनकी सरकार चल रही है, उसका इंटेलिजेंस का फेलियर सामने दिखता नजर आता है। तो ये जो एक धार्मिक गुत्थी उलझाने का काम करते हैं, जो सांप्रदायिक रूप से एक जहर उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि आपके प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश की जनता ने आप पर विश्वास किया है, इसी राज्य में ड्रग्स माफिया 1814 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है आपके नाक के नीचे, 90 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है आपकी नाक के नीचे, और हम सब सोए हुए रहते। 33,000 करोड़ का पानी का घोटाला होता है, उस पर ये चुप हो जाते हैं। तो आज हमारी युवाओं का भविष्य क्या है? मैं उस हर बच्चे की चिंता करती हूँ जो मदरसा में पढ़ता है, जो स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए सरकार को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। आज किसी भी समुदाय में या किसी भी संस्थान में बहुत सारी चीजें सामने आती, सब पर कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे बीजेपी प्रवक्ता से, आपका इंटेलिजेंस, आपकी सरकार, देखिए कि एक दिन में चीजें नहीं रची जाती है। ये जो साजिशें आज निकल कर आ रही हैं, तो सरकार का अल्पसंख्यक विभाग क्या कर रहा था? वो इस निगरानी में नहीं था, वो सोया हुआ था क्या? और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई अल्पसंख्यक बुरा काम करता है, चाहे बहुसंख्यक बुरा काम करे, आप सब पर कार्रवाई करिए, लेकिन सब पर एक समान कार्रवाई करिए। आपका यही मछली कांड भोपाल का कितना तूल पकड़ा, आज तक उसमें क्या हुआ? नर्सिंग घोटाला हुआ, कितने बच्चों के साथ फर्जीवाड़े हुए, कितने आज बच्चे दाखिला नहीं ले पा रहे। आज इसी मध्य प्रदेश में कितने बच्चों ने स्कूली शिक्षा में एडमिशन नहीं ले पाए। तो आप बच्चों के भविष्य को कहां सुनहरा मौका दे रहे? आकांक्षी युवा कहकर के उन्हें रोड पे जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो डंडे खाते हैं बेचारे, इस बात की चिंता नहीं करते। जब भी कोई मामला उजागर होता है तो बड़ी शान और शौकत से आके और मूछें चौड़ी करके कह देते हम तो कार्रवाई कर ली, हमने तो एसआईटी टीम गठित कर दी। अरे आपकी सरकार है, आपके नाक के नीचे इतने बड़े स्वांग रचे जा रहे हैं। जो नोटबंदी का मामला लेके आए थे, काला धन इकट्ठा करके 15 लाख खातों में डालेंगे, किसी गरीब के खाते में पहुंचाए। जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है रोशनी जी, आप बहुत संजीदा पॉलिटिशियन हैं
और एक महिला भी हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा पुरुष और स्त्री में संवेदना के तत्व में अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि नारी शक्ति, शक्ति शब्द है। ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्या पूरा सिस्टम खराब हो गया है? राजनेताओं के बारे में सुनिए, अच्छे नहीं हैं। पत्रकारों के बारे में सुनिए, अच्छे नहीं हैं। पुलिस के बारे में सुनिए, अच्छे नहीं हैं। नागरिकों के बारे में सुनिए, अच्छे नहीं हैं। वीडियो बनाते हैं, घटना हो जाती है, तो ये भी एक परसेप्शन नहीं जाना चाहिए। हो सकता है अच्छे लोगों की संख्या में कमी आई हो, अच्छी खासी कमी आई हो, मैं इससे भी इत्तेफाक रख सकता हूँ, लेकिन अभी भी अच्छे राजनेता हैं। आप दो ही हमारे सामने हैं। मुझे मत रखिए उस श्रेणी में, फिर भी ये मत कहिए कि बहुत ही खराब हैं, ये भी मत कहिए। तो ये भी तमाम चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा नज़रिया मुझे लगता है कि हमें ये भी देखना चाहिए। आज भी इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर ही रहा है। देश में आतंकी घटनाएं होने के पहले हम पकड़ते हैं। राजपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आप अगर जी नमस्कार, सुन पाए हो आप, तो इस टिप्पणी पर रोशनी जी ने काफ़ी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि कहाँ रहता है इंटेलिजेंस सिस्टम, कहाँ आप पकड़ते हैं। उन्होंने कुछ तथाकथित जो पहले के घटनाक्रम है उनका भी उल्लेख किया है। जवाब दीजिए। खंडवा में जो लोग पकड़ाए हैं, इंटेलिजेंस की खबर थी, किसने पकड़ा? चलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हम देखते हैं, ऑडियो में कुछ इशू है। जय जी, मैं एक बार फिर आपकी तरफ लौटूंगा। जब तक हम आवाज़ का इशू रिजॉल्व करते हैं, फिर हम चलेंगे राजपाल जी की तरफ। ये भी एक शैडो वॉर एक शब्द होता है, जय जी आप परिचित होंगे, छाया युद्ध। और इसमें ये कहा जाता है कि किसी भी देश के विरुद्ध उसी के नागरिकों में एक हीन भावना भरने की कोशिश करिए आप, कि आपके यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, सब खराब है, सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। जबकि आज बहुत कुछ भारत में अच्छा है। एक मजबूत सरकार रहती है हमारे यहाँ। बीजेपी के पहले भी मजबूत सरकार थी जो 10 साल चली, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया। यूपीए की सरकार थी। बीते 11 साल से अधिक समय से एनडीए की सरकार है, और हम दुनिया की चौथी इकॉनमी हैं। और निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां होंगी जो आबादी से जुड़ी भी होती हैं, जो अलग अलग समाज के लोगों की मौजूदगी से भी होती हैं, अलग अलग रिलीजन के फॉलो करने से और उनकी बहुलता से भी होती है। कैसे देखते हैं आपकी ये भाव भी ना हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर, अभी बिहार के हम सुनते हैं भोपू, तो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, सब गड़बड़ है कांग्रेस में, सब गड़बड़ है बीजेपी में। शरद जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि यदि सिस्टम पूरी तरह से फेल होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं सामने आती। लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास था, तभी वो पुलिस के पास है और ये कार्रवाई। मुझे लगता है कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि अपराध दो ही जगह होते हैं, या तो बहुत भीड़ में या बिल्कुल सन्नाटे में। तो आइसोलेट नहीं होना चाहिए कोई भी सिस्टम, उसमें पारदर्शिता हो तो शायद सारी निगरानी यदि होगी तो इस तरह के अपराध नहीं होंगे। आज ही मैं जब कुछ और मेरे पत्रकार साथी जब उस गांव में गए, उस मदरसे पढ़ने वाले बच्चों से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जब भी ऊपर कमरे में जाते, टिफिन लेके जाते, तो वो अंदर आने नहीं देता। वो कहता कि यहाँ जन्नात रहते हैं, तुम यहाँ से जाओ। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट किया। यदि आप शायद खुलापन होता तो ये नहीं होता। ये हर मदरसे की, हर उस संस्थान की कहानी है जो आइसोलेट हो जाते हैं, वहां पे फिर कहीं अपराध होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शिता यदि होगी तो पूरा नियंत्रण होगा, अपने आप सारी चीजें सामने होंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, आपने इसका जिक्र किया कि जितने हमारे चाहे किसी भी धार्मिक को है, वहां पर एक तो इनकी तनख्वाहें इतनी कम होती हैं, जैसे 10-12 हजार या 8 हजार में ये लोग काम करते हैं। तो फिर ये इस मामले में चूंकि प्रिंटर नहीं मिला है, कहीं ये प्रमाण नहीं मिले हैं कि प्रिंट वहां होते थे, ये एक हैंडलर के रूप में देखा जा सकता है। और पीछे एक बड़ा नेटवर्क तो है। निश्चित रूप से नकली नोट छापना तो सीधे सीधे देशद्रोह की श्रेणी में आता है। पूरी आप देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहे हैं, तो इस पे तो कड़ी कार्रवाई। लेकिन ये एक छोटा सा हैंडलर मुझे लगता है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं वो आर्थिक कारण आपने जिसका जिक्र किया, ये बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल जय जी, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा उनको फोन पर ले लीजिए, क्योंकि समय पूरा निकल गया है और अगर उनका रुख सामने नहीं आ पाएगा तो ये उचित नहीं होगा। आप उनको फोन पर ले लीजिए प्लीज। हाँ, तो आप किसी और हमारे साथी जो बीजेपी के हैं उनको देख लीजिए, आशीष अग्रवाल जी से प्रयास कर लीजिए, और कोई साथी हो, और इसमें थोड़ी तेजी रखिए। रोशनी जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी? जी
शरद जी, मेरे वक्तव्य के बाद जब आप कुछ बातों को रख रहे थे, तो ये जो चीजें बढ़ती है ना कि हम सब पे आरोप लगाते हैं, ये आरोप तब उत्पन्न होते हैं। मैं इस चीज को मध्य प्रदेश की जनता के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की नाकामी को देखा जाता है, जब हमारे मासूम बच्चों की लगातार हत्या होती है एक साधारण से कफ सिरप से, और उसमें सामने आता है कि 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच ही नहीं हुई, तो मतलब ये नाकारी, मतलब इतनी गंभीरता होनी चाहिए कि इस पर भी हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, ताकि ये बाकी लोगों के लिए सबक होता। जब हमारे देश की बेटी सेना का शौर्य सूफिया कुरैशी पे जब भद्दी टिप्पणी करी जाती है, उनको आतंकियों की बहन कहा जाता है, अगर ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ा और विजय शाह जी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये वो सबक होता, और सरकार अगर उनसे इस्तीफा लेती तो ये सबक होता। और उन सबक से लेकिन रोशनी जनता, जी, और जो ये आरोप लगते हैं ना रोशनी कि जी, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या आपकी कर रहे हैं, सरकारें तो जब थी, एक जब लंबा दशक हो जाता जी, है, शरद जी मैं बस 1 मिनट में खत्म करूंगी। मैं मानती हूँ आपकी कि सरकारें कांग्रेस थी की तब भी ये गलतियां हैं, घटनाएं होती थी। अगर सेम गलतियां बीजेपी भी करती है, तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? ये कौन सा जो है धर्म का एजेंडा लेके और चलिए सभ्यता का चलिए पैमाना चलिए लेके राजतंत्र में प्रजा को जो है खुशहाली दे रहे हैं। चलिए जी जी, देखिए, लेकिन घटनाएं सरकारों के समय होती रही हैं। मदरसों का ये पहला मसला नहीं है, और तमाम और पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें और भी निकलेंगी। क्या आतंकी घटनाएं, केंद्र ने हाँ 174 करोड़ का बजट जो है शून्य कर दिया है मदरसों का, तो उन बच्चों का मैं पूछना चाहती कि कसूर क्या ये है? सवाल उन बच्चों उठाने के लिए व्यवस्था विधानसभाएं बनानी चाहिए। हैं। आप रखिए ये बात वहां रखिए जहां पर आप नतीजे लेकर आ सकें, आप इन चीज़ों की तरफ तेजी से बढ़ सकें। मुझे लगता है बीजेपी के साथी अभी भी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ कोई जी, तो मुझे लगता है आज उनके एब्सेंस में ही ये बहस आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करें, कुछ तकनीकी समस्या है और हमारी टीम तमाम प्रयास करके भी जोड़ नहीं पा रही है। चलिए जय जी, एक क्विक कमेंट आपका भी इस पर, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, आखिर इस पूरे मसले को लेकर कैसे हम आगे करें, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी के बीच में तो ये समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या गलती हो रही है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह की कोशिशें की जाएं। शरद जी, देखिए, जो मुस्लिम धार्मिक नेता है उनको सोचना पड़ेगा कि मदरसों की यदि क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। और ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, और तो वो उनके पास रोजगार और सारी चीजें होंगी। दूसरा, शिक्षा विभाग या जो भी हमारे विभाग हैं वो नियमित रूप से उन पर विजिट करें, देखें, और किसी तरह की शिकायतें हैं तो इस पर लगातार निगरानी, और इसी से सारी चीजें होंगी। हम पूरी तरह अविश्वास भी नहीं कर सकते और पूरी तरह विश्वास भी नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली जो कई घटनाक्रम हुए हैं जिससे मदरसों को लेकर के सवाल उठे हैं, चाहे वहां बच्चों के साथ जो प्रताड़ना के मामले हैं वो भी आए हैं, और इस तरह की कुछ गतिविधियां वहां पे पनपी हैं, इस पर भी सवाल उठे हैं। तो मैं नहीं कहता कि मदरसों को लेकर के कभी बहुत स्पष्ट स्थिति रही है, लेकिन इसके लिए जवाबदारी उसी समाज की है जो उसे स्पष्ट करना पड़ेगा, और उन्हें इसको मेन स्ट्रीम में ला करके समाज के बीच में उसको लाना पड़ेगा, और उसकी अपनी जो साख है उसको बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी बिंदु पर इस बातचीत को हम विराम देते हैं कि आखिर कोसने से अगर सूरत हाल निकल आए और तस्वीर साफ हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। और कांग्रेस और बीजेपी, उनके बीच में जिस तरह से प्रतिद्वंद्विता का स्तर बढ़ रहा है और आलोचनाओं का बाजार इतना सरगर्म है कि अब हमें ये समझ ही नहीं आता, कई बार तो माफ़ कीजिए, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि वो शिष्टता के स्तर को पार कर जाता है। और उसमें ताली जरूर बजा सकते हैं समर्थक दोनों ही पार्टियों की तरफ से, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है, हम आखिर इस देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं? क्या बिना बीजेपी के, क्या बिना कांग्रेस के, क्या बिना समाजवादी पार्टी के, क्या बिना AIADMK के, किसके बिना हम जा सकते हैं? आखिर हम साथ हैं ना, बात मैं की तो नहीं है ना कि मैं कांग्रेस रोशनी जी, मैं बीजेपी राजपाल सिंह सिसोदिया जी, मैं शरद द्विवेदी, मैं जय नागड़ा, मैं से तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। थोड़ा सा मुझे लगता है दायरा बढ़ाएं हम, और निश्चित तौर पर अपने पॉजिटिव सुझाव, यहाँ हम समाज की भूमिका फिर नहीं भूलें। देखिए, जिस समाज ने इस बात का भंडाफोड़ किया है वो मुस्लिम कम्युनिटी ही है, हेड्स ऑफ है उनको, लेकिन ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इनको कम से कम इनकी इस अच्छे काम का सराहना भी होनी चाहिए,
और समाज में ये मैसेज भी जाना चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मुझे दुख है कि इस मीटिंग में तकनीकी कारणों से हमारे बीजेपी के साथी नहीं जुड़ पाए। हमने उनको फ़ोनों पर लेने की कोशिश की, लेकिन शायद उसमें भी कुछ कठिनाई थी, तो वो फ़ोन पर भी नहीं जुड़ पाए। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से कि ये हम इसको कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, आगे और सतर्कता के साथ हम मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए हमारा स्पेशल बुलेटिन प्राइम मेट्रो।